आज की क्लास में बच्चों हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, उसमें एक ये सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, और इससे एक लीजेंड अटैच होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो सेंट्रल मैटरल एटम होता है और लीजेंड जो होता है उसके बीच में ये इस तरह से एरो होता है। ठीक, तो ये जो है मैंने एल लिखा, इट मींस इट इज अ लीजेंड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया सेंट्रल मेटल एटम। हर जगह हम इसको शॉर्ट में सीएमए ही यूज करेंगे। अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है बच्चों, ये लुईस एसिड होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। ठीक है, ये लुईस एसिड है और ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो लीजेंड है यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इसके पास क्या है? लोन पेयर्स हैं, है ना। तो ये जो लीजेंड है ये लुईस बेस का काम करेगा बच्चों। ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और इसके पास क्या होते हैं? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेट करने के लिए। ठीक है, अब ये जो हमने एरो बनाया किसके बीच में? लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में। ठीक है, ये जो एरो बनाया, ये एरो बच्चों क्या बताता है? ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बताता है लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में। ठीक है, ये क्या बताता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो अब आ जाते हैं प्रॉपर डेफिनेशन पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या हो गई? अ कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होना चाहिए उस कंपाउंड में, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए? सेंट्रल मेटल एटम और अ नंबर ऑफ अदर एटम्स और ग्रुप। ये जो है ये एटम भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर अमोनिया लोन पेयर है ना, अमोनिया के पास में ये क्या है? लुईस बेस। तो जो लुईस बेस होते हैं बच्चों, वो लीजेंड का काम करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, हमने क्या बोला कि वो क्या है? लुईस एसिड है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इट मींस उसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ वैकेंट ऑर्बिटल होंगे ना। ठीक है, तो वो जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं बच्चों, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि वो एलिमेंट जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है उनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं, तभी वो क्या कर रहे हैं? लुईस बेसिस से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो लुईस एसिड है, जो लुईस एसिड है बच्चों, ये क्या करेगा? ये हर लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अभी एग्जांपल में हम देखेंगे। ये देखिए लिख लेते हैं, लुईस एसिड एक्सेप्ट्स a pair of electron from each Lewis base। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है वाटर में। कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी लोन पेयर है।
OH माइनस, है ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं CN माइनस एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये ना तो लुईस एसिड है और ना ही लुईस बेस। और लुईस बेस, लेकिन अगर मैं यहीं पर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड लिख दूं तो ये बच्चों एक लुईस एसिड है। ये रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्यों कार्बन टेट्राक्लोराइड ना तो एसिड है ना बेस है, क्योंकि देखिए ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, डोनेट करने के लिए, और ना ही इस कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। जो लुईस एसिड होंगे मैंने बताया उनके पास क्या होने चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो सिलिकॉन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये एग्जांपल लिखा था वाटर का, ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो हमेशा ही एक लोन पेयर ही डोनेट करेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मैं स्ट्रक्चर यहाँ बनाती हूँ तो क्या आएगा बच्चों, ये स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, अब हमने देखिए लास्ट ईयर 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ी थी, है ना, और उसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो आइए यहाँ पर कुछ कंपैरिजन करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अगर लिखूं न्यूक्लियोफाइल, है ना, इसके पास क्या होता है, ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनर होता है ना। ये क्या काम करता है लुईस बेस का, ठीक है, और हमने यहीं पढ़ा भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कि लुईस बेस कौन होते हैं, लीजेंड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला, डोनेट करने वाले को, है ना, प्रोटॉन सीकिंग या न्यूक्लियस सीकिंग इज न्यूक्लियोफाइल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होते हैं, जिस स्पीसीज के पास, उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसी को हम लुईस बेस बोलते हैं। और बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उसी स्पीसीज को हम लीजेंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए लुईस, अभी हमने लुईस बेस के एग्जांपल्स देखे, अब हम एग्जांपल लेते हैं लुईस एसिड्स के। एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, है ना। तो जनरली जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो लुईस एसिड्स होते हैं, यानी उनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब देखिए इनको इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स इनको बोला जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, लुईस एसिड बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इन्हीं को
सेंट्रल मेटल एटम बोला जाता है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है सेंट्रल मेटल एटम कौन, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और कंपैरिजन हो गई, क्योंकि इनऑर्गेनिक आपने 11th क्लास में लास्ट में पढ़ी थी, तो मुझे अच्छे से उम्मीद है कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स आप लोगों को अच्छे से याद होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो समझ में आते हैं कि पॉजिटिव आयंस है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है ना। अब देखिए यहाँ पर AlF3 के केस में एल्यूमिनियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। इसने 3 फ्लोरीन्स के साथ में बॉन्ड बना दिया। देखिए यहाँ पर एक फ्लोरीन मिला, यहाँ आप क्या देख रहे हैं बच्चों? फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तीनों फ्लोरीन के एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट है, पर क्या यहाँ एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? यहाँ देखिए 2, 2, 4 और 2, 6। क्या मतलब हुआ कि जो ऑक्टेट है एल्यूमिनियम का वो इनकम्प्लीट है, अभी वो स्टेबल नहीं हुआ, उसको और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना। तो इसीलिए ये क्या काम करेगा? लुईस एसिड का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये यार हमेशा आंखें बंद करके आपको पॉजिटिव आयंस वाली स्पीसीज को ही नहीं देखना है, आपको वो भी देखना है कि कोई ऐसा सेंट्रल मेटल एटम है क्या जो कि अपने जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है ना, तो वो और इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब आ जाते हैं बच्चों कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए मैं लिखती हूँ ये इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? जो लुईस एसिड है वो कौन सी स्पीसीज हो गई बच्चों? ये। ठीक है, और इसको आप लिखेंगे कैसे? इसके ऊपर देखिए चार्ज क्या आ जाएगा? 3+, क्योंकि आप देखिए अगर मैं इन दोनों को, ये पैरेंथेसिस है और ये पैरेंथेसिस के बाहर स्पीसीज है, इनको सेपरेट करूं तो Cl के ऊपर -3 चार्ज आएगा यहाँ पर, तो चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? +3 चार्ज, यहाँ -3 तो यहाँ +3 चार्ज। ठीक है, तो इसलिए CO3+ क्या हो गया? लुईस एसिड। और लुईस बेस क्या हुआ बच्चों? मैंने बताया था लीजेंड, जो कि क्या करता है? सेंट्रल मेटल एटम को कवर करके रखता है, तो यहाँ पर लुईस बेस या लीजेंड कौन हो गया? NH3। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे बच्चों, ये कहाँ होंगे? ब्रैकेट के अंदर, जो बिग पैरेंथेसिस हैं उसके अंदर जो स्पीसीज दिख रही है ये पूरी क्या है? आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम यहाँ लिख रहे हैं कॉपर Fe एंड ये साइनाइड है। ठीक है, यहाँ देखिए लुईस एसिड कौन है? देखिएगा यहाँ कॉपर के ऊपर +2 चार्ज, तो यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे? Fe के ऊपर +2 चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल मेटल के ऊपर +2 चार्ज। और जो लुईस बेस होगा बच्चों वो क्या होता है? Cn के ऊपर क्या हो जाते हैं? -1 चार्ज, Cn- होता है ना साइनाइड। ठीक है,
तो जो बिग पैरेंथेसिस के अंदर एंटिटी लिखी गई है, ठीक है, ये देखिए, सिर्फ ये बाहर वाली नहीं, तो बिग पैरेंथेसिस के अंदर जो एंटिटी लिखी गई है बच्चों, इन्हीं को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है कि क्या होती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो अब ये देखिए, इसके टाइप्स देखते हैं। जनरली तो आपको ये दिख ही रहे हैं ना, कैटायन और एनायन को मिला करके बनाए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो सॉल्ट्स होंगे। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड, सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कितने टाइप के हैं ये। सिंपल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स, एंड कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं सिंपल सॉल्ट्स के बारे में। सिंपल सॉल्ट्स, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में NaCl। NaCl क्या होता है, अगर हम इसको वाटर में लाएं इसमें, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा बच्चों, सिर्फ एक कैटायन और एक एनायन में, है ना। कैसे, देखिए, अगर इसको हम डिसोसिएट करवाएं तो Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। तो इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट्स। ठीक, अब आ जाते हैं डबल सॉल्ट्स पे। देखिए, डबल सॉल्ट्स बच्चों, डबल सॉल्ट्स में मैं एग्जांपल यहाँ लेना चाहूंगी मोहर सॉल्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रैक्टिकल्स वगैरह में या थ्योरी एग्जाम में भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके फॉर्मूले से कि राइट द फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, मैंने लाइट ग्रीन कलर से ही इसको लिखा और इस मोहर सॉल्ट का जो कलर होता है ये लाइट ग्रीन ही होता है। ठीक, क्या है ये? मोहर सॉल्ट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ये 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स मिक्स किए गए हैं, है ना। 2 और मोर सिंपल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन अगर मैं मोहर सॉल्ट का बनाऊं तो टोटल ये डिसोसिएट हो जाएगा और 5 आयंस बनेंगे इसमें। देखिए कौन कौन से 5 आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, कौन कौन से देखिए डिसोसिएट करते हैं इसको। तो Fe2+ बनेगा,
SO4 2 माइनस डिसोसिएट होने के बाद में। फिर देखिए NH4 है ना, 2 NH4 बनेंगे और फिर एक SO4 भी है। तो टोटल बच्चों कितने हैं? 5 आयंस। ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ इसका कि यहां पर भी हमें क्या दिख रहा है, डबल सॉल्ट्स जो हैं ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, डबल सॉल्ट या डबल सॉल्ट विल डिसोसिएट completely in water। ठीक है, अब देखिए, अब हमने यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया मोहर सॉल्ट का, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि ये मोहर सॉल्ट जो है ये फॉर्म कैसे होता है। हाउ मोहर सॉल्ट इज फॉर्म। ठीक है, तो मोहर सॉल्ट को की फॉर्मेशन के लिए बच्चों हमारे पास क्या रिएक्शन होता है, देखिए ग्रीन विट्रॉल लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। ठीक, क्या है ये? ग्रीन विट्रॉल। इसका रिएक्शन कराते हैं अमोनियम सल्फेट के साथ में। ये एक व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है। तो आपको बच्चों आप समझ में आ रहा है ना, यहाँ रिएक्शन देख लीजिए किसके बीच में हो रहा है और क्यों मोहर सॉल्ट का कलर ग्रीन होता है। देखिए ये क्या कंपाउंड फॉर्म हुआ है, PSO4 NH4 ट्वाइस SO4। तो ये जो ग्रीन कलर होता है मोहर सॉल्ट का वो फेरस आयंस की वजह से होता है। देखिए क्योंकि फेरस सल्फेट में लाया गया है ना, तो ग्रीन कलर ड्यू टू फेरस आयंस। ठीक है, तो सिंपल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट बेटर। ठीक, थोड़े से डबल सॉल्ट क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है तो एक दो एग्जांपल और हम इसके देख लेते हैं। तो ये देखिए डबल सॉल्ट में एक एग्जांपल हम लेते हैं, आपने 10th क्लास में भी इसका नाम सुना होगा, पोटैश एलम। फॉर्मूला मैं रिकमेंड करूंगी कि जितने भी फॉर्मूले यहाँ बता रही हूँ ये आप याद कर लें अच्छे से। देखिए पोटैश एलम का फॉर्मूला K2SO4 डॉट Al2 SO4 होल थ्राइस डॉट, यहाँ पर 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ। जो पोटेशियम है बच्चों, बताया ना आपको मोनोवैलेंट आयन है, यानी इस पर +1 चार्ज होता है, ये मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट यानी मेटल पर सिंगल चार्ज। यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम दिख रहा है बच्चों, ये तो ट्राईवैलेंट है। ट्राईवैलेंट मीन्स मेटल पे +3 चार्ज। तो यहाँ पर जब ये एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होगा इस सॉल्ट का बच्चों, तो कौन कौन से सॉल्ट बन रहे हैं, देखिए K+ Al+3 एंड SO4 2-। ये मैंने +3 यहाँ लगा दिया, एक्चुअली लिखते ऐसे हैं, या आप ऐसे ही लिख लीजिए +3। ठीक है, इसको डिसोसिएट करेंगे तो हमारे ये आयंस फॉर्म होंगे। ठीक है,
एक एग्जांपल लास्ट और ले लेते हैं इसमें। थर्ड एग्जांपल इज कार्नलाइट। इसमें हम लेते हैं बच्चों KCl, MgCl2 एंड 6H2। अब देखिए यहाँ पर अगर ये तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए K+, Cl-, Mg+2 ये आयंस फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए बच्चों डबल सॉल्ट के। अब आ जाते हैं हम कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड टाइप था वो था कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स में मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर देखिए। इनका अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे बच्चों तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है, तो सामने मैंने स्पीसीज का जो एग्जांपल आपके लिखा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, इट मींस बच्चों कि जो आयंस होंगे वो फ्री नहीं होंगे। अब कंप्लीटली डिसोसिएट या पार्शियली डिसोसिएट हुआ तो मींस क्या, कौन कौन से आयंस बनेंगे जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं? तो देखिए यहाँ पर 4K+ मोनोवैलेंट एटम है, प्लस FeCl-4। ठीक है, 4 पोटेशियम के आयन, देखिए 4 पोटेशियम के आयन और एक फेरस साइनाइड। तो यानी टोटल जो बने बच्चों, टोटल जो आयन रिलीज हुए वो कितने हुए? 5 आयन। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए हम क्या देख रहे हैं, जो पोटेशियम है या ये जो फेरस है, ये सब क्या है? ये S ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, S ब्लॉक एलिमेंट है, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं? ये आयोनिक बॉन्ड। और आप लोगों को पता ही है बच्चों कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो तोड़ने इजी नहीं होते। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड तोड़ने इजी नहीं होते। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो स्पीसीज है, थोड़ा सा और डिटेल में, ये वाली जो स्पीसीज है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको थोड़ा सा हम और थॉरोली देखते हैं। देखिए फेरस है, फेरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 26। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। आर्गन से आगे बढ़ रही हूं, तो ये आर्गन हो गया 10, इसके बाद 4s2, और ये आर्गन का 20 होता है ना, 4s2, 20 और 2 2 22 एंड देन 3d6। सॉरी, आर्गन 18 होता है, 18 और 2 20, 20 और 6 26। ठीक है, अब देखिए n क्या है यहाँ पर? 4। l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3, याद है ना क्वांटम नंबर्स होते थे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है। ये देखिए n 4 है और l की वैल्यू क्या हो जाती है? <4 होती थी, 0 से लेके 4 को काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा 3d ऑर्बिटल है, इसको बनाते हैं।
ठीक है, ये 3D ऑर्बिटल बन गया बच्चों। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए जो फेरस होता है ये लुईस एसिड का काम करता है। ठीक है, अब समझ में आता है क्यों इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं और क्यों ये लुईस एसिड का काम कर रहा है। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास ही वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही करेंगे। इसको ध्यान से आपने देखना है, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना है और फिर हम आगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको कंप्लीट करेंगे।